अब ये खून तेरे सर पर सवार रहेगा। शाम तक घर में आकर माथा टेक जाना, वरना माथा नहीं बचेगा। कानून की मेहरबानी है डोंगा पर, लेकिन उसके जिस्म पर वर्दी आने से पहले मैं उसके जिस्म पर कफन चढ़ा दूंगा। हिंदी सिनेमा में अक्सर ऐसा चलता रहता है कि किसी फिल्म की सफलता को देखते हुए थोड़े बहुत बदलाव के साथ उसका रीमेक वर्जन बड़े हीरो के साथ बना दिया जाता है और रिलीज के बाद अगर फिल्म हिट हो गई तो अगली फिल्म की घोषणा कर दी जाती है, वरना फ्लॉप होते ही किसी न किसी के झगड़े सामने आते रहते हैं और बाद में फिल्म का चाहे जो असर हो, लेकिन रिलीज से पहले उसकी क्वालिटी पर अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कोई भी निर्माता अपनी फिल्म को नई तकनीक से लैस कर उसे खास बनाना चाहता है। इसलिए आज हम ऐसी एक्शन ड्रामा से भरी एक फिल्म राम शस्त्र की बात करेंगे जो 10 नवंबर 1995 को रिलीज हुई थी, जिसमें लीड रोल में जैकी श्रॉफ, आदित्य पंचोली, मनीषा कोइराला, दीप्ति भटनागर, अनुपम खेर, मुकेश ऋषि, आलोक नाथ और दारा सिंह के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक थे संजय गुप्ता, निर्माता थे फिरोज नाडियाडवाला, संगीतकार थे अनु मलिक और गीतकार राहत इंदौरी, इंदिवर, देव कोहली और माया गोविंद के लिखे 6 गीत रखे गए थे, जिनमें बतौर गायक आवाज दी थी कुमार सानू, विनोद राठौड़, बाली ब्रह्मभट्ट, उषा उत्थप, अलका याग्निक और सुनीता राव ने। तेरा चेहरा न देखूं अगर, मैं तेरा तुम मेरे हो। फिल्म का गीत संगीत वैसे तो अच्छा था, लेकिन सिवाय तुझे मांगा था तुझे पाया गीत के अलावा कोई दूसरा गीत पॉपुलर नहीं उसका। 2 घंटे 30 मिनट की इस फिल्म को अगर 4.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है तो बजट इसका 3 करोड़ 25 लाख रुपए रखा गया था और 150 स्क्रीन पर रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ये 2 करोड़ 67 लाख की कमाई कर फ्लॉप रही थी, तो दुनिया भर की कमाई मिलाकर ये बड़ी मुश्किल से अपना बजट निकाल पाई थी, जिस वजह से ये साल 1995 में कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में 40वें नंबर पर थी। टॉप 5 कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी कर्ण अर्जुन, 3 पर राजा, 4 पर रंगीला और नंबर 5 पर बरसात थी। कास्ट, बजट और परफॉर्मेंस के बाद अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट 1, फिल्म राम शस्त्र सन 1990 में आई एक अमेरिकन थ्रिलर फिल्म हार्ड टू किल से प्रेरित थी, जिसके हीरो स्टीवन सैगल थे। इंटरवल के बाद जैकी की लुक न केवल स्टीवन जैसी थी, बल्कि सन 94 में आई मिथुंदा की चीता भी हार्ड टू किल का हिंदी रीमेक वर्जन थी। फैक्ट 2, निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने इससे पहले सन 93 में आई परंपरा में असनी भावे को अनिल कपूर के अपोजिट साइन किया था, लेकिन कुछ वजहों से बिजी शेड्यूल के चलते अनिल फिल्म नहीं कर पाए तो उनकी जगह विनोद खन्ना ने ले ली और विनोद खन्ना की एंट्री से सोनी भावे निर्माता फिरोज नाडियाडवाला से इस कदर नाराज हो गई कि अक्सर सेट पर ही उनसे भिड़ भी जाती थी, क्योंकि दरअसल बात ये थी कि वे विनोद खन्ना जैसे बड़ी उम्र के हीरो की हीरोइन बनना नहीं चाहती थी, जिससे फिरोज अक्सर उनसे नाराज ही रहते थे। लेकिन इसके बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफी भी मांग ली। बस इसी वजह से फिरोज ने राम शस्त्र में भी अश्वनी भावे को दूसरी हीरोइन के तौर पर साइन कर लिया था, लेकिन निर्देशक संजय गुप्ता ने उन्हें तारीखों में उलझा कर हटवा दिया। वे फिल्म में किसी सेक्सी हीरोइन को साइन करना चाहते थे और अश्वनी भावे उन्हें कहीं से भी सेक्सी नहीं लग रही थी, इसलिए इसके बाद उन्होंने पहले रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और फिर पूजा भट्ट से भी संपर्क किया, लेकिन सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर फिल्म करने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे फिल्म में किसी नई हीरोइन को ही साइन करेंगे। इसलिए अब की बार उन्होंने सोनाली बेंद्रे से संपर्क किया तो उन्होंने भी बहाना बनाकर मना कर दिया। सोनाली ने सन 1994 में आई आग से डेब्यू किया था और अभी उनका करियर 2-3 फिल्मों तक ही सीमित था। निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की फिल्म मना करने से वे सोनाली से इतने नाराज हो गए कि उनके साथ आगे कोई फिल्म न करने की कसम खा ली। सोनाली के मना करने के बाद संजय की नजर एक दिन हैंडीक्राफ्ट का प्रमोशन कर रही मॉडल दीप्ति भटनागर पर पड़ी, जिनकी उस टाइम एक NRI विशेष उपल से सगाई हो चुकी थी। लेकिन फिल्म के पहले ही शेड्यूल के दौरान संजय गुप्ता से नजदीकियां बढ़ने से दीप्ति ने विशेष से सगाई तोड़ ली और इसी तरह संजय ने भी अपनी प्रेमिका अन्नू से नाता तोड़ लिया, लेकिन बावजूद इसके दोनों का प्यार परवान नहीं चढ़ पाया और इसी फिल्म पर समाप्त हो गया। फैक्ट 3, संजय दत्त संजय गुप्ता के अच्छे दोस्त थे और साल 1994 में आई डेब्यू फिल्म आतिश फील द फायर तो उन्होंने जैसे तैसे संजय दत्त के साथ कंप्लीट कर ली थी,
लेकिन सन 93 में हुए बॉम्बे बम ब्लास्ट केस में दोबारा जेल जाने से उन्हें मजबूरी में जैकी श्रॉफ को साइन करना पड़ा। लेकिन अफसोस राम शस्त्र जैकी के लिए घाटे का सौदा साबित हुई, क्योंकि फिल्म अपना बजट तक नहीं निकाल पाई थी। फैक्ट 4, संजय दत्त के साथ आदित्य पंचोली भी निर्देशक संजय गुप्ता के अच्छे दोस्त थे। फिल्म आतिश में भी वे सहायक भूमिका में नजर आए थे, लेकिन राम शस्त्र में अपनी भूमिकाओं को लेकर वे खुश नहीं थे, और ये नाराजगी तब और बढ़ गई जब एडिटिंग के दौरान उनके कई बेहतरीन सीन कट कर दिए गए। बस इसी वजह से बाद में उन्होंने फिल्म की पब्लिसिटी करने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद निर्देशक संजय गुप्ता ने उन्हें मना लिया और साल 1997 में आई फिल्म हमेशा के साथ जंग में भी साइन कर लिया, जो लेट ही सही लेकिन साल 2000 में रिलीज हुई थी। फैक्ट 5, वीडियो की शुरुआत में हम जिस क्वालिटी की बात कर रहे थे वो बात दरअसल ये थी कि राम शस्त्र बॉलीवुड की पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी जो मिक्स्ड 5.1 डॉल्बी डिजिटल सराउंडेड साउंड ऑडियो सिस्टम के साथ रिलीज हुई थी। बॉलीवुड फिल्मों का इतिहास वैसे तो 100 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन निर्माता पहले फिल्म की ऑडियो क्वालिटी की बजाय वीडियो क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देते थे। सन 1931 में पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा और 1937 में आई पहली कलर फिल्म किशन कन्या के बाद इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद सन 75 में आई शोले से इसमें भी बदलाव देखने को मिला और स्टीरियो साउंड के साथ रिलीज होने वाली शोले पहली फिल्म बन गई। लेकिन इसके बाद इसकी तकनीक में ज्यादा सुधार नहीं हुआ और यही तकनीक 90 के दौर में भी चल रही थी। लेकिन 1994 का साल ऐसा था जब इसमें 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार बदलाव देखने को मिला था। 1942 से लव स्टोरी डोल्बी साउंड के साथ रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई, तो हम आपके कौन पहली 4 ट्रैक स्टूडियो साउंड के साथ अपना नाम दर्ज करवा चुकी थी। वैसे तो हमेशा नई तकनीक हॉलीवुड फिल्मों में अपनाई जाती है और बॉलीवुड हो या फिर साउथ न केवल तकनीक को लेकर उन्हीं पर डिपेंड है, बल्कि बड़े बजट की फिल्मों के लिए तकनीशियन भी वहीं से हायर किए जाते रहे हैं। और ऐसी ही कुछ तकनीक को पहली बार अपनाने वाली फिल्मों पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसे देखने के लिए जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे इसलिए घंटे का बटन भी दबा दें। फैक्ट 6, कहानी की तरह राम शस्त्र का बैकग्राउंड संगीत भी सन 1991 में आई हॉलीवुड की टर्मिनेटर 2 और 1992 में आई द लास्ट ऑफ द मोहिकन से प्रेरित था। फैक्ट 7, सलमान के भाई सोहेल खान 1994 में निर्माता मंसूर सिद्दीकी की राम टाइटल वाली एक फिल्म से बतौर निर्देशक डेब्यू कर रहे थे, जिसकी लीड कास्ट में सलमान के अलावा अरबाज खान और पूजा भट्ट को लिया गया था। 40% शूटिंग भी कर ली गई थी, लेकिन ओवर बजट होने के चलते इसे ठंडे बस्ते में डालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मंसूर उस टाइम इतने घाटे में चले गए थे कि उन्हें इसके टाइटल गीत तुझे मांगा तुझे पाया को भी फिरोज नाडियाडवाला को बेचना पड़ा था, जिसे राम शस्त्र में जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला पर फिल्माया गया था। फैक्ट 8, साल 1996 में आई सुनील शेट्टी की फिल्म रक्षक भी काफी हद तक चीता और राम शस्त्र की स्टोरी के समान थी। फैक्ट 9, संजय गुप्ता अपनी सभी फिल्मों को कनाडा में भी रिलीज करते थे, इसलिए इसे भी वहाँ के ब्रिटिश कोलंबिया के रीगल थिएटर में रिलीज किया गया था। फैक्ट 10, फिल्म का एक सीन हैरिसन फोर्ड की 1992 में आई पैट्रियट गेम से भी प्रेरित था। फैक्ट 11, फिल्म फ्लॉप होने से निर्देशक संजय गुप्ता और निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की अनबन हो गई थी, जिस वजह से दोनों ने इसके बाद फिर कभी साथ काम नहीं किया और राम शस्त्र दोनों की साथ में इकलौती फिल्म बनकर रह गई। फैक्ट 12, मिलते जुलते टाइटल से ही अगले साल 1996 में शस्त्र टाइटल से भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके हीरो सुनील शेट्टी थे। फैक्ट 13, आशिकी फेम अनु अग्रवाल फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी। उन पर फिल्म का एक सॉन्ग फिल्माया गया था और ये उनकी कुछ लास्ट फिल्मों में से एक थी, क्योंकि इसके बाद वे अगले ही साल आई द रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ जैसी फिल्म भी कर पाई थी। फैक्ट 14, राम शस्त्र ऐसी फिल्म थी जिसमें मनीषा कोइराला वाकई काफी सुंदर नजर आई थी। जैकी श्रॉफ के साथ इसी साल आई मिलन के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म थी, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। फैक्ट 15, गिनती की ऐसी हिंदी फिल्में जिनमें बोली सूरत वाले संस्कारी आलोकनाथ नेगेटिव रोल में नजर आए थे। 1990 में आई षड्यंत्र और 1992 में आई बोल राधा बोल में जहां वे खलनायक की भूमिका में थे, तो राम शस्त्र ऐसी फिल्म थी जिसमें वे वकील की नेगेटिव भूमिका में नजर आए थे। फैक्ट 16, कॉमेडी के नाम पर फिल्म में जगदीप असरानी और जॉनी लीवर तीनों साथ नजर आए थे, लेकिन उनकी कॉमेडी एकदम बकवास थी और ऑडियंस ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया था। फैक्ट 17, फिल्म के एक सीन में जिस तरह मुकेश ऋषि जैकी श्रॉफ को मारने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा ही सीन फिरोज खान ने भी अपनी सन 2004 में जान सीन में रखा था। ये तो बात रही राम शस्त्र से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी, पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल, पुलिस हेडक्वार्टर और इंडोर और आउटडोर लोकेशन के अलावा गोवा के ओल्ड चर्च में भी कुछ सीन फिल्माए गए थे। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात 41 में फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो राम शस्त्र को एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था।
फाइनली दोस्तों, तकनीक को लेकर संजय गुप्ता हमेशा ही सतर्क रहे हैं और अपनी हर फिल्म में किसी न किसी तरह नई तकनीक का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। साल 2002 में आई कांटे को ही ले लीजिए, जो पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी कंप्लीट शूटिंग देश से बाहर की गई थी। संजय गुप्ता ऐसे निर्देशक हैं जो अपनी फिल्मों में एक्शन की बजाय बंदूकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन इस फिल्म में बहुत सी कमियां थी, जिनमें बैक टू बैक 2 गीतों को रखना और इंटरवल के बाद स्लो हो जाना जैसी ढेरों कमियां थी। हालांकि एक बात यह भी थी कि उस टाइम फिल्म के स्टार जैकी श्रॉफ और आदित्य पंचोली में इतना दम नहीं रह गया था कि वे अपने दम पर फिल्म को हिट करा सके। संजय दत्त या कोई और बड़ा सितारा फिल्म में होता तो हो सकता था कि फिल्म ज्यादा कमाई करती। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद या ना पसंद आई है तो लाइक या डिसलाइक में से एक जरूर करें, और पसंद आई है तो कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसलिए घंटे का बटन भी दबा दें।